दोस्तों आज के टाइम पे इस दुनिया में हर एक इंसान को पता है कि इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। इजराइल के हिसाब से ये जो हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पैलेस्टाइन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार इजराइल के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती रहती है, उनके ऊपर लगातार अटैक्स करती रहती है। इस स्टेट ऑफ वॉर की वजह से इजराइल और पैलेस्टाइन ये दोनों ही रीजन में लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं और इस दुनिया में हर एक आदमी को पता है कि इजराइल एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और वो जब चाहे तब हमास जैसे छोटे मोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पल भर के अंदर मिटा कर रख सकती है और ये बात हमास भी भली भांति जानता है। लेकिन इसके बावजूद हमास लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर क्यों रहा है? इसके पीछे हमास का मोटिव क्या है? हमास को इजराइल से क्या चाहिए? अपने इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी है कि अगर आप इस हिस्ट्री को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का ये जो बार बार वॉर होता रहता है, जिसे इस दुनिया की कोई भी कंट्री चाह कर भी मिटा नहीं पा रही है, इसके पीछे सचमुच कौन था जिसने इस वॉर को अंजाम दिया, जो कि इतने हजारों साल के बाद भी लगातार चल रहा है। तो इन सारे चीजों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज के टाइम पे आप ये जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ये हजारों साल पहले इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं आया था, बल्कि ये जूइश वर्सेस मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियनिटी के कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से स्टार्ट हुआ था। ये तीनों रिलीजन जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े रिलीजनों में से एक हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो एक जगह को पाना चाहते हैं जो कि जेरूसलम में बेस्ड है। अगर आप सेंट्रल एशिया का मैप देखेंगे तो वहां पे आपको इजराइल दिखेगा, उसके जस्ट साइड में आपको पैलेस्टीन दिखेगा और ये दोनों के बीच में एक सिटी है जिसे जेरूसलम कहा जाता है। ये तीनों रिलीजन का ये मानना है कि इस जेरूसलम सिटी में एक 35 एकड़ का एरिया है जिसे ये तीनों रिलीजन बहुत ही होली और बहुत ही सेक्रेट प्लेस मानते हैं अपने अपने रिलीजन के मोटिव के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से। ये तीनों रिलीजन ने अपने अपने होली टेम्पल्स भी बनवा के रखे हुए हैं इसी 35 एकड़ के एरिया के अंदर। इस 35 एकड़ के एरिया को टेम्पल माउंट कहा जाता है। इन शॉर्ट ये तीनों रिलीजन इसी टेम्पल माउंट पे अपना अपना हक जताते हैं। अगर हम लोग जुडिज्म की बात करें, मतलब उन लोगों की जो कि इजराइल में रहते हैं, उन लोगों ने अपना होली प्लेस बना के रखा हुआ है जिसे कहते हैं वॉल ऑफ द सेकंड टेम्पल। अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो उन्होंने अल अस्का मस्जिद एज वेल एज डूम ऑफ द रॉक, ये दोनों चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके रखी हुई है। अगर हम लोग क्रिश्चियंस की बात करें तो उन्होंने चर्च ऑफ द होली सेपल बना के रखा हुआ है। ये तीनों रिलीजन इसी 35 एकड़ के एरिया में, इसी टेम्पल माउंट के एरिया में अपने अपने होली प्लेसेस को बना के रखे हुए हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस टेम्पल माउंट के एरिया को लेकर ये तीनों रिलीजन की क्या क्या स्टोरीज हैं और इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जुडिज्म रिलीजन से। जुडिज्म रिलीजन का ये मानना है कि ये जो 35 एकड़ का एरिया है जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है, इस एरिया की मिट्टी का इस्तेमाल करके ही उनके भगवान ने एडम को बनाया था। एडम इस दुनिया के सबसे पहले आदमी थे। उनका ये भी मानना है कि उनकी जो बाइबल है जिसे हिब्रू बाइबल कहा जाता है, उसमें एक कहानी मेंशन है जिसमें उनके एक पैगंबर हैं जिनका नाम इब्राहिम है। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था इसहाक, एक का नाम था इस्माइल। एक दिन भगवान ने इब्राहिम से उनके बेटे इसहाक की बलि मांगी और उन्हें एक जगह बताई जो कि टेम्पल माउंट का एरिया था और वहां पे जाकर अपने बेटे की बलि देने को कहा। इब्राहिम ने अपने भगवान की बात मानते हुए अपने बेटे इसहाक को लेकर इस टेम्पल माउंट के एरिया में पहुंच गए और जब वो अपने बेटे की बलि देने ही वाले थे तब उनके भगवान इब्राहिम की इस भक्ति को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने एक एंजल को इस धरती पर भेजा, एक शिप के साथ, मतलब एक भेड़ के साथ, और बाद में इस भेड़ की बलि ले ली उनके बच्चे की जगह पर। ये जो पूरी घटना थी ये इसी टेम्पल माउंट के एरिया के अंदर हुई थी, जिसके वजह से जूइश इसे बहुत ही ज्यादा होली प्लेस मानते हैं, बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। उनके हिब्रू बाइबल में ये चीज मेंशन है कि 1000 BCE के दौरान एक किंग डेविड नाम के एक जूइश राजा थे जो कि जूइज्म को बहुत ज्यादा माना करते थे। ये पहले राजा थे जिन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया को कॉन्कर किया था और इसे किंगडम ऑफ इजराइल का नाम दिया था। इस किंगडम ऑफ इजराइल का जो कैपिटल था वो टाइम पे यही जेरूसलम सिटी थी। आगे जाके इन्हीं किंग डेविड के बेटे हुए किंग सोलोमन, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे राजा माने जाते थे, इन्होंने देखा कि जूइश लोगों के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो जाके वर्शिप कर सकें, तो उन्होंने फर्स्ट टेंपल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। आगे जाके इस टेंपल को रोमन एम्पायर के द्वारा तोड़ दिया गया, लेकिन इसे फिर से बनाया गया जिसे सेकंड टेंपल कहा गया। और बाद में सिर्फ इस टेंपल की एक वॉल बची जो कि आज इसी टेंपल माउंट की एरिया में प्रेजेंट है, जिसे जूइश
बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट प्लेस मानते हैं और ये जो मॉन्यूमेंट प्रेजेंट है इसे वॉल ऑफ द सेकंड टेम्पल कहा जाता है। आज के टाइम पे अगर आप किसी ज्यूइश को जानते हैं तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जितने भी ज्यूइश होते हैं ये जब जब वर्शिप करते हैं तो इसी सेकंड वॉल की तरफ फेस करके वर्शिप करते हैं। अब जरा हम लोग क्रिश्चियन रिलीजन की बात कर लेते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन में इनकी क्या मान्यताएं हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में ये माना जाता है कि जो उनके जीसस क्राइस्ट थे वो सेंट्रल एशिया में एक जूइश फैमिली में पैदा हुए थे और बाद में उन्होंने जूइज्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चालू कर दिया था, जिससे सेंट्रल एशिया में जो जूइश थे वो जीसस से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और फाइनली इन्हीं जूइश ने जीसस को टेम्पल माउंट के एरिया में क्रूसीफाई कर दिया। और बाद में जब जीसस की बॉडी को पूरी तरीके से एक उनके कर्टन में लपेट कर एक केव के अंदर रखा गया तो उनके जीसस फिर से जिंदा हो गए। और ये पूरी कहानी जो घटित हुई है वो इस टेम्पल माउंट के एरिया के अंदर ही घटित हुई है, जिसके वजह से क्रिश्चियन लोगों के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। वो ये मानते हैं कि उनके जो जीसस हैं वो इस दुनिया में फिर से आएंगे और उनका जन्म इसी टेम्पल माउंट एरिया की जगह पर होगा जहाँ पे उन्होंने चर्च ऑफ द होली सेपल भी बना दिया है। अब फाइनली हम लोग मुस्लिम्स बिलीव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मुस्लिम रिलीजन के क्या क्या बिलीव्स हैं इस टेम्पल माउंट की एरिया को लेकर। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि उनके सबसे ज़्यादा सेक्रेट प्लेसेस में अल अस्का मस्जिद जो कि जेरूसलम में बेस्ड है ये तीसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले मक्का आता है, उसके बाद मदीना आता है और थर्ड नंबर पे आता है अल अस्का मस्जिद जो कि इसी टेम्पल माउंट एरिया में बनाया गया है। मुस्लिम्स लोगों का ये मानना है कि जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद थे वो एक दिन रात को एक उड़ने वाले घोड़े से मक्का से उड़ते हुए इसी जेरूसलम की एरिया पर आए थे और यहाँ से उन्हें हेवन तक जाने का रास्ता मिला था और बाद में वो इसी रास्ते को पकड़कर हेवन चले गए थे और उन्हें वहाँ पे उनके अल्लाह मिले। उनके अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को सारी चीज़ें बताएं कि किस तरीके से उन्हें अगर अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताना है तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। अल्लाह ने उनको बताया कि एक मुस्लिम को लगभग 50 बार दिन में अपने कुरान को पढ़ना चाहिए, मतलब प्रेयर करनी चाहिए। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद को ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उन्होंने अपने अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि वो इस 50 टाइम को 5 टाइम तक रिड्यूस कर दें जिससे एक इंसान आसानी से इस प्रेयर को फॉलो कर सके, इस रूटीन को फॉलो कर सके। आज तक आप जितने भी मुस्लिम्स को जानते होंगे वो दिन में लगभग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इसके पीछे का कारण यही है। कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जब सारी टीचिंग्स अल्लाह से सीख ली तो वो उस हेवन से नीचे आ गए और बाद में उन्होंने कुरान लिखी जिसकी मदद से उन्होंने इस आइडियोलॉजीज को पूरी दुनिया तक फैलाया। बाद में जब मुस्लिम्स को ये बात पता चली तो उन्होंने जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद उतरे थे और जहाँ पे उन्होंने अपना सबसे पहला पैर रखा था जेरूसलम में, वहाँ पे अल अस्का मस्जिद बनाया और आगे जाके प्रॉफिट मोहम्मद को एक पत्थर मिला था जहाँ पर वो पैर रखकर हेवन की तरफ चले गए थे। उसी पत्थर की जगह पर उन्होंने डूम ऑफ द रॉक को बनाया। मतलब मुस्लिम्स के 2 होली प्लेसेस यहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्कस करें तो सबसे पहले इस सेंट्रल एशिया में जूइश लोगों का राज था। बाद में रोमन्स ने इस जूइश एरिया के ऊपर हमला कर दिया और पूरे सेंट्रल एशिया का कंट्रोल ले लिया। इसके कुछ सालों के बाद जब मुस्लिम्स को ये बात पता चली कि उनके रिलीजन के हिसाब से ये सेंट्रल एशिया की जगह, ये जो जेरूसलम का जो एरिया है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने रोमन्स के ऊपर हमला कर दिया और इस पूरे सेंट्रल एशिया को कॉन्कर कर लिया। इसके बाद जब क्रिश्चियंस को ये बात समझ में आई कि ये जो सेंट्रल एशिया में जो मुस्लिम्स हैं ये अपने रिलीजन को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे जो क्रिश्चियंस एरिया है उनको भी कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने इन मुस्लिम्स के सेंट्रल एशिया मतलब जो जेरूसलम का एरिया है यहाँ पर हमला कर लिया और फाइनली क्रिश्चियंस ने इस वॉर को पूरी तरीके से जीत लिया और सेंट्रल एशिया पे रूल करने लगे। लेकिन इसका जवाब देते हुए मुस्लिम्स ने फिर इसी सेंट्रल एशिया पे हमला किया और फाइनली मुस्लिम्स फिर जीत गए और काफ़ी टाइम तक मुस्लिम्स का जो राज था वो इस सेंट्रल एशिया पर चला। और मुस्लिम्स के बार बार इस एरिया को जीतने की वजह से अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया में जो अरेबिक पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जूइश जो थे वो इस सेंट्रल एशिया को छोड़कर यूरोप शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बार बार जो भी राजा आता था सेंट्रल एशिया में वो उसे कॉन्कर करता था और बार बार वॉर होने की वजह से जूइश लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें घाटा होता था, सबसे ज़्यादा वायलेंस फेस करनी पड़ती थी। फिर समय आता है वर्ल्ड वॉर 1 का। इस समय तक सारे के सारे जूइश यूरोप शिफ्ट हो चुके थे और यहाँ पर भी इन लोगों के साथ कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था कि यहाँ के जो लोग थे वो ये मानते थे कि ये जो जूइश लोग थे इनके वजह से ही इनके जीसस क्राइस्ट की मौत हुई है। इसकी वजह से जूइश लोगों को कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट यूरोप में नहीं दिया जाता था, जिससे जूइश लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें खुली तरीके से इस दुनिया में रहना है और सर्वाइव करना है
तो उन्हें भी खुद की एक सेपरेट कंट्री बनानी पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने जियोनिज्म नाम का एक मूवमेंट चालू किया, जिसके अंदर सारे के सारे ज्यूइश लोगों को यह कहा गया कि उन्हें अपनी कंट्री बनाने के लिए पैलेस्टाइन एरिया को चुनना पड़ेगा और वहीं पे जाके वो अपना एक इंडिपेंडेंट ज्यूइश कंट्री बनाएंगे जिसे वो इजराइल कहेंगे। लेकिन इसी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ज्यूइश इतने सारे यूरोप्स में रह रहे थे और जियोनिज्म की शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम सेंट्रल एशिया में कहानी कुछ और ही चल रही थी। यहाँ पे ओटोमन एम्पायर जो कि एक टर्किश एम्पायर था, वहां का रूल चल रहा था और इनसे ब्रिटिशर्स लगातार लड़ रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स सेंट्रल एशिया को हथियाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि अगर वो ओटोमन एम्पायर को हराने जाएंगे तो उनको हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो उन्होंने वहां की जो पॉपुलेशन है अरेबिक लोग, उनसे मदद मांगी। 1915 में ब्रिटिश के एक रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन जाके अरेबिक लीडर से मिलते हैं और उनको प्रपोजल देते हैं कि अगर वो ओटोमन एम्पायर को हराने में मदद करेंगे ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश इन एक्सचेंज उन्हें इसी सेंट्रल एशिया में एक कंट्री देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ अरेबिक लोगों के लिए होगी। अरेबिक इस बात से मान जाते हैं क्योंकि उनको ये पता था कि ये जियोनिज्म का जो मूवमेंट है ये ज्यूइश लोग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं और आगे जाके ज्यूइश के सेंट्रल एशिया में शिफ्ट ना हो जाएं, इसके वजह से उन्हें जल्द से जल्द अपनी एक सेपरेट कंट्री बनानी पड़ेगी इसी सेंट्रल एशिया में। और बाद में उन्होंने इस ट्रीटी को ब्रिटिश के साइन कर दिया जिसे मैकमोहन ट्रीटी कहा गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पत्ता पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। 1917 में जस्ट 2 साल के बाद उन्होंने ज्यूइश लोगों से भी एक एग्रीमेंट किया जिसमें उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आर्थर बेलफोर्ड, इन्होंने जाके ज्यूइश प्रेसिडेंट से बात की और उनको जाके एग्री किया ताकि वो ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करें यूरोपियन नेशंस में, ताकि ब्रिटिश लोग वहां की वॉर को जीत सके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत सके। इन एक्सचेंज वो ज्यूइश लोगों की भी मदद करेंगे सेंट्रल एशिया में उनकी एक खुद की सेपरेट कंट्री बनाने में, और इस ट्रीटी को उन्होंने बेलफोर्ड ट्रीटी का नाम दिया। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो ब्रिटिश थे ये कितने ज्यादा हरामी थे कि इन्होंने सेंट्रल एशिया का सौदा दोनों सबसे बड़े राइवल से कर लिया। अरेबिक को भी बोल दिया कि दे देंगे और पैलेस्टाइन को भी बोल दिया दे देंगे, मतलब एक ही मिठाई को दो लोगों को देने का वादा कर दिया। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ज्यूइश और अरेबिक लोगों को समझ में आई कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हरामियों के भी बाप हैं, क्योंकि इन लोग ने क्या किया था, इन लोग ने एक एग्रीमेंट सामने रखा जिसको स्पाइस पीको एग्रीमेंट कहा जाता था। इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में ये वर्ल्ड वॉर होने के बाद पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया को बांट दिया जाएगा और अरेबिक और ज्यूइश लोगों को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। इस तरीके से अरेबिक और ज्यूइश लोगों के साथ पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने धोखा किया और पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया को फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में बांट दिया गया। लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि उस टाइम पे पढ़े लिखे थे तो उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर का फायदा उठाया और ब्रिटिशर्स को मजबूर किया कि वो अपने इस बेलफोर्ड एग्रीमेंट को, जो कि उन लोगों ने ज्यूइश लोगों के साथ किया था, इसे फुलफिल करें, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इनकी बात माननी पड़ी और इन्होंने 1920 में 16,000 ज्यूइश को यूरोप से पैलेस्टाइन के एरिया में शिफ्ट किया, मतलब सेंट्रल एशिया में शिफ्ट किया, माइग्रेट किया। आगे जाके अगले ही साल 1921 में फिर से 18,000 ज्यूइश को सेंट्रल एशिया में लाया गया। अब ये चीज देख के अरेबिक लोग जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ अरेबिक लोगों के साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से जो अरेबिक लोग थे उन्होंने सीधे सीधे अपोज करना चालू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिससे ब्रिटिशर्स डर गए और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो कुछ समय के लिए इस ज्यूइश माइग्रेशन को सेंट्रल एशिया में रोक देंगे। लेकिन उनके ये चाहने पर भी ज्यूइश माइग्रेशन सेंट्रल एशिया में रुकी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हिटलर का राइज जो था वो जर्मनी में होने लगा था और हिटलर जो था वो ज्यूइश लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था और उनके ऊपर लगातार क्रूरता से वायलेंस करता ही जा रहा था, जिसे ज्यूइश लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा और वो सब के सब भागकर इसी पैलेस्टाइन के एरिया में आकर रहने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होते होते लगभग 4 लाख ज्यूइश यूरोप से सेंट्रल एशिया माइग्रेट हो चुके थे, जिसके वजह से अब सेंट्रल एशिया में जो ज्यूइश लोगों की पॉपुलेशन है वो अरेबिक लोगों के बराबर आ चुकी थी। इस चीज को देखकर अरेबिक लोगों ने ब्रिटिश को पूरी तरीके से अपोज करना चालू कर दिया और ब्लेम करना चालू कर दिया कि उन लोगों ने उनको कोई भी हेल्प नहीं किया, बल्कि ब्रिटिशर्स ने अरेबिक लोगों को धोखा दिया है, बल्कि उन्होंने उसे ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद की थी। और उल्टे हाथ में ब्रिटिशर्स को यह लगा कि चलो अरेबिक लोग तो अपोज कर ही रहे हैं लेकिन ज्यूइश लोग तो हमें मदद करेंगे, लेकिन ज्यूइश लोगों ने भी ब्रिटिशर्स की मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि ज्यूइश लोग ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने जो उन्हें प्रॉमिस किया था कि उन्हें पूरे सेंट्रल एशिया में सेफ्टी दी जाएगी ज्यूइश लोगों को, वो फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि हिटलर जो था वो लगातार ज्यूइश लोगों के ऊपर वायलेंस करता जा रहा था, उनकी जान लेता जा रहा था। इन सारे रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स के हाथ में ना तो ज्यूइश थे ना तो अरब लोग थे। लेकिन फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तो उन्होंने ज्यूइश लोगों से मदद मांगी कि प्लीज आप हमें हेल्प कीजिए कि हम लोग इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हरा सके, इसके बदले में हम अपने वादे को निभाएंगे और आपको एक इजराइल नाम की कंट्री देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्यूइश लोगों के लिए होगी।
फाइनली ज्यूइश लोगों ने उनके ऊपर फिर से भरोसा किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की मदद की। ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूइश लोगों ने जर्मनी को फाइनली हरा दिया और हिटलर का खात्मा कर दिया। ईयर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ब्रिटिशर्स की बारी आ चुकी थी कि वो अपने किए हुए वादे को निभाएं। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम भी बहुत ट्राई किया कि वो सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब जो ज्यूइश और अरेबिक लोग हैं इनकी पॉपुलेशन सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इनके ऊपर रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल सेंट्रल एशिया से हटा लिया और सारी की सारी पावर यूएनओ को दे दी और उनको बोला कि अब आपके ऊपर ये डिसीजन है कि आप किस तरीके से सेंट्रल एशिया में एक अलग से ज्यूइश कंट्री बना के ज्यूइश लोगों को देते हैं। 1948 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रपोजल रखा जिसमें उन्होंने रखा कि पूरे सेंट्रल एशिया को 8 पार्ट में बांटा जाएगा, जिसमें से 4 पार्ट अरेबिक लोगों को दिया जाएगा, 3 पार्ट ज्यूइश लोगों को दिया जाएगा और 1 पार्ट जिसे जेरूसलम कहा जाता है उसे यूएनओ अपने खुद के कंट्रोल में रखेगा। इस प्रपोजल की जब यूएनओ में वोटिंग हुई तो 33 कंट्रीज ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया, 13 कंट्रीज ने इसको अपोज किया और 10 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। अब इसमें खास बात यह है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो कि अरेबिक कंट्री ना होकर भी इस प्रपोजल को अपोज कर रही थी। फाइनली 14 मई 1948 को इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जाता है और एक अलग से कंट्री बना के दी जाती है इजराइल, जो कि टोटली ज्यूइश लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। लेकिन अगले ही दिन 15 मई 1948 को 7 के 7 अरेबिक नेशंस ने मिलकर एक नई बनी हुई कंट्री इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और लोगों को लगा कि अब इजराइल फिर से हार जाएगा। लेकिन ये वॉर 10 महीनों तक चली, लेकिन जो इसका रिजल्ट था वो पूरी तरीके से चौंकाने वाला था, क्योंकि इजराइल ने अकेले इन 7 कंट्रीज को हरा दिया था और पैलेस्टाइन का एरिया जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अरेबिक लोगों को दिया था वो भी कब्जा कर लिया था। और इस एक्स्ट्रा एरिया को कब्जा करने की वजह से 7 लाख पैलेस्टीनियन लोगों को वहां से निकाल दिया गया और जो कि आज भी तर की ठोकरें खा रहे हैं पूरे सेंट्रल एशिया में। और इसी वॉर को हम लोग हिस्ट्री में फर्स्ट इजराइल वर्सेस पैलेस्टीनियन वॉर कहते हैं। अपने इस हार का बदला लेने के लिए ईयर 1967 में फिर से इन सारे अरेबिक नेशंस ने एक प्लान बनाया कि वो इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन इजराइल को इसकी भनक लग जाती है और इजराइल सामने से हमला कर देता है। 6 दिन के अंदर वो सारे नेशंस को फिर से हरा देता है और इस बार तो उसने पूरे के पूरे पैलेस्टाइन एरिया को कब्जा कर लिया था, एज वेल एज आधे इजिप्ट को भी कब्जा कर लिया था। सेंट्रल एशिया में इतने वायलेंस को देखकर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ईयर 1978 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर दोनों को बुलाया और एक पीस ट्रीटी एग्रीमेंट साइन करवाई। और इस पीस ट्रीटी एग्रीमेंट के हिसाब से इजराइल वो सारी की सारी एरिया इजिप्ट को वापस कर देगा जो कि उसने अभी 6 दिन के वॉर के दौरान इजिप्ट की कैप्चर की थी। इसके बदले में जो इजिप्ट है वो पहली ऐसी अरेबिक कंट्री बनेगी जो कि इजराइल को एक कंट्री की मान्यता देगी, जो कि इजिप्ट ने किया भी। लेकिन इसका असर कुछ इस तरीके से हुआ कि सारे के सारे अरेबिक नेशंस ने मिलकर इजिप्ट को अपने अरेबिक कंट्री के ग्रुप से बाहर कर दिया और इसके कुछ दिन के बाद ही इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर की गोली मार के हत्या भी कर दी जाती है। ये सारे वॉर होने के बाद पीरियड आता है ईयर 1987 से ईयर 1993 के बीच का, जिसे इंटीफाडा वॉर का पीरियड भी कहा जाता है। इस इंटीफाडा वॉर में क्या हुआ था कि जो नॉर्मल सिविलियन जो कि गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक में रहते हैं, जो कि पैलेस्टाइन का ही एरिया है, ये सारे के सारे सिविलियंस मिलकर बार बार इजराइल के बॉर्डर पे हमला करते थे। वैसे तो इस वॉयलेंस का जो इफेक्ट था ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इजराइल बार बार के इस बॉर्डर में हुए वॉयलेंस की वजह से इरिटेट होता रहता था। इन सिविलियंस की मांग ये थी कि इजराइल ने जितने भी एरिया को कैप्चर किया है पैलेस्टाइन के 1948 के वॉर में, फर्स्ट इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में, वो सारे के सारे एरिया को इजराइल वापस कर दे। लेकिन इजराइल इसके लिए मान नहीं रहा था, जिसकी वजह से ईयर 1980s के दौरान हमास ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वायलेंस मेथड का इस्तेमाल करती थी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इजराइल इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, एज वेल एज ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो कि हमास को एक टेररिस्ट एज वेल एज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। 1980s में जब हमास की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे इनके पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सिविलियंस को भड़का कर इजराइल के खिलाफ करते थे और फाइनली इजराइल के मिलिट्री के ऊपर हमला करते थे, जिसके रिस्पॉन्स में इजराइल के मिलिट्री को भी इनके ऊपर हथियार चलाने पड़ते थे। इजराइल की मिलिट्री इनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल करती थी, एज वेल एज कई बार फायरिंग भी हो जाती थी, जिसके वजह से वहाँ के सिविलियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और फाइनली जब इंटरनेशनल लेवल में ये चीज़ें पता चली तो इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल की जो इमेज थी वो बहुत
बहुत ज़्यादा खराब हुई। लोगों को ये लगा जो इजराइल है वो नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर हमला कर रही है अपने मिलिट्री के पावर को दिखाने के लिए, अपने डोमिनेंस को साबित करने के लिए सेंट्रल एशिया में। लेकिन जो हमास ऑर्गेनाइजेशन था वो इसी चीज का फायदा उठा रहा था और बार बार पैलेस्टाइन के सिविलियंस को भड़काता था कि वो लगातार इजराइल के ऊपर हमला करते रहे। फाइनली जब यूएस प्रेसिडेंट को ये बात समझ में आई, यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पीएलओ के प्रेसिडेंट और उस टाइम के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यासीर अरफत को बुलाया और एक ऑस्लो एग्रीमेंट साइन करवाया। इस ऑस्लो एग्रीमेंट में मेंशन था कि जो भी एरिया इजराइल ने पैलेस्टाइन का कब्जा किया है उसे 3 पार्ट्स में बांटा जाएगा। सबसे पहला पार्ट होगा जिसमें वेस्टर्न बैंक का 16% आएगा, जिसे पूरा का पूरा पीएलओ कंट्रोल करेगा। सेकंड पार्ट होगा जिसमें 22% आएगा वेस्टर्न बैंक का, इसमें जो गवर्नमेंट है वो पीएलओ की रहेगी और जो मिलिट्री और सिक्योरिटी है वो इजराइल की रहेगी। और फाइनली थर्ड पार्ट आता है जिसमें 60% आता है वेस्टर्न बैंक का, इसे पूरी तरीके से इजराइल कंट्रोल करेगा। इस ऑस्लो ट्रीटी से इजराइल की पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर यासीर अरफत को कुछ दिन के बाद ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का सिलेक्शन होता है और ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि ऑस्लो ट्रीटी को खुलेआम अपोज करते थे। फाइनली जब 2000 से 2005 के बीच में जब फिर से पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में वायलेंस बढ़ने लगा और इस बार पैलेस्टाइन के लोग इन्हीं रीजन्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि ऑस्लो ट्रीटी के दौरान इनको दिए गए थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्लो ट्रीटी को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया और सारे के सारे एरिया को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से वॉर स्टार्ट हो गई इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन के बीच में। तो ये थी पूरी हिस्ट्री जिसके वजह से बार बार इनके बीच में वॉर हो रही थी। जेरूसलम का इनका क्या इंपॉर्टेंस था, ये सारी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।